डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन फॉर पेपर 1 सीटेट की हम बात कर रहे हैं। ये 2 सेट होंगे यानी 60 क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा फायदा है सीटेट में, शायद मुझे ये बात रिपीट करने की आवश्यकता ना बची हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर ढंग से किए होंगे तो आपको पता होगा किस फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो स्टार्ट करेंगे। अ पर्सन बोर्डेड एन एक्सप्रेस ट्रेन ऑन 29 नवंबर 2019 एट सूरत गुजरात फॉर नागरकोइल केरला। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम सूरत इतने इतने इतने, आपने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ये क्वेश्चन का मतलब सेम डिजिट्स नहीं आएंगी, डिजिट्स बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा एनसीईआरटी जब पढ़ी होगी, टाइम टेबल का एक क्वेश्चन है, तो आपको 24 आवर फॉर्मेट में टाइम पढ़ना जरूर आना चाहिए। इसमें तो जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, जरूरत है, क्यों नहीं पड़ेगी? 1945 का मतलब है शाम के 7:45, 12 + 7 19 हो जाएंगे ना। और ये सुबह के 11:45 पे पहुंची है, रात के 7:45 बजे चल करके, ठीक है। और ये टाइमिंग देख लेना, अगर आपको ये पढ़ना आता है तो आपका खेल बन जाएगा। 1 नंबर फ्री का है, वही अपना फॉर्मूला है। कौन सा, क्या फॉर्मूला होता था वो बताओ एक बार, बहुत टाइम हो गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही होता था ना, डीएसटी करके। बताना सही लिखा है क्या? खैर, तो ये फॉर्मूला आप अपनाएंगे, इसको याद करके जाइए फॉर्मूले को। डिस्टेंस आपको दिया होगा, ज्यादातर स्पीड पूछता है। ये आपको घंटे निकालना आना चाहिए कि कितना टाइम लगा ये 19:45 से 11:45 तक, कितने घंटे में पहुंची ट्रेन। एक क्वेश्चन फिक्स है, मैप पे 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, पेडागोजी के थीम पे 2-3 क्वेश्चन फिक्स हैं, तो ये बिल्कुल फ्री के नंबर है। देखो एक बार, तो आप लोग यस कह रहे हैं, कई लोग ठीक है। तो जब आप ये डिस्टेंस को पूरा मेजर करके और देखेंगे 10 घंटे लगे हैं, जितने भी लगे हैं, उसको फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला में रख के देखेंगे कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम को, तो जहां तक है आंसर आपका 53 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये बात क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, उसको आप ऐसे भी कह सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं तो आपको आसान बता रही थी, डीएसटी, ठीक है। ये तो आप इतना तो गणित पढ़ ही रहे हो, वो आप देखिए, मैं पेडागोजी में हेल्प करूंगी। तो आंसर होगा इसका 53 किलोमीटर पर आवर। अगर आप सॉल्व करेंगे इसको, बैठ करके देखिएगा, अगर नहीं आ रहा हो तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? वेट लिफ्टर मतलब भार उत्तोलक, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बताइए फटाफट से। सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या फिर कर्णम मल्लेश्वरी? बाकी ये 3 ऑप्शन भी बताओ फटाफट से। आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी। इन पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में। ये कितने किलोग्राम तक वेट लिफ्ट कर लेती हैं? तो 130 किलोग्राम, यानी 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। इनकी 4 बहनें हैं, इनके पिता जो हैं सिपाही थे। कहां से हैं ये बताना जरा, आंध्र प्रदेश था या कौन सी जगह थी? आंध्र प्रदेश ही होगा, बाकी मैं रिवाइज कराऊंगी अभी, ठीक है। तो ये बात हुई कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। ये वेट लिफ्टर हैं, 29 से ज्यादा इंटरनेशनल फेम के मेडल्स जीत चुकी हैं, ठीक। बिल्कुल, एपी है आंध्र प्रदेश, ठीक। सुनीता विलियम्स आपको पता है स्पेस की जो कहानी है उसमें है। बछेंद्री पाल ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली कहानी है इनकी। और सूर्यमणि कोई गर्ल स्टार हैं। ये एनसीईआरटी में चारों के बारे में कहानी है, ठीक। कई बार क्या होगा, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में 3 स्टेटमेंट सही होंगे, 1 गलत होगा। आपको बातें याद होनी चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज करके गलत कर देंगे वो क्वेश्चन। ये तो आसान सीधा सीधा पूछ लिया, नहीं तो घुमा के पूछता है। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन देगा, ढूंढो कौन से गलत हैं और कौन से सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट्स? अब ये कॉमन सेंस वाले भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं कि भाई इनमें से कौन सा जो है जड़ों का एक समूह है। रूट्स का समूह, जड़ बताइए। आलू जड़ होता है क्या? बताओ फटाफट से आंसर करो बहुत तेजी के साथ। क्या होगा इसका आंसर? कैरेट बिल्कुल कह सकते हैं, उखाड़ी भी होगी कभी। बीट रूट, चुकंदर और रेडिश। आंसर इसका यही बनना चाहिए, डी ऑप्शन। अब एक आध क्वेश्चन के लिए तो स्पेस छोड़ोगे ना, 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो गलत होंगे, लेकिन अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन तो नए दिखेंगे ही। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, बट सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30। पेडागोजी में 1 नंबर नहीं छोड़ना, ये सोच लेना। ये एनसीईआरटी में कुछ ईवीएस वाले पार्ट में कुछ स्कोप रख सकते हो 2-4 क्वेश्चन का, या इंग्लिश हिंदी के पैसेज वगैरह में। बाकी स्कोप नहीं होना चाहिए कि आप नंबर गवाएं। डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज फाउंड इन, यानी रेगिस्तानी ओक कहां पाया जाता है, ये पूछा है हमसे। फटाफट से बताओ डेजर्ट ओक कहां मिलेगा? डेजर्ट ओक मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये डेजर्ट में यानी रेगिस्तान में भी रहता है प्रॉपर, ठीक। 64 का 2। कई लोग इसका आबू धाबी लगा देते हैं जल्दीबाजी में। आबू धाबी में सैंड ड्यून्स हैं, वो जो रेत के टीले हैं, और पेट्रोल सस्ता है पानी से। यूएई में है आबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया अलग है। क्वेश्चन नंबर 65 यानी 5th क्वेश्चन देखिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेपेंथीज, अ प्लांट विच हंट्स। ये अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन बन सकता है जब मन करेगा तब।
नेपेंथीज एक पौधा है, अगर आपने मेरी एनसीईआरटी की वीडियो देखी है तो मैंने डिस्कस कराया था आपको, इसको क्या बीमारी आ गई भाई, हाँ मैंने डिस्कस कराया था आपको, हम लोगों ने डिस्कस किया था साथ में कि जो नेपेंथीज प्लांट है जिसको पिचर प्लांट भी कहा जाता है, इसके बारे में विशेषता कौन सी है ये बताइए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेपेंथीज। देखिए, दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, बात सही है, इंडोनेशिया, बात सही है, मेघालय इन इंडिया, इंडिया में मेघालय में मिलता है। ये तीनों स्टेटमेंट पिचर प्लांट के बारे में एनसीईआरटी में गिवन है। इट हैज अ पिचर लाइक शेप, हाँ बिल्कुल पिचर लाइक शेप है, वो ऐसे खुलती है उसकी जो पत्ती है। इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, ये बात गलत है क्योंकि ये फ्रॉग को और चूहे को भी खा जाता है। इट एमिट्स अ प्लेजेंट साउंड टू अट्रैक्ट स्मॉल इंसेक्ट्स विच गेट ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। ये साउंड नहीं, स्मेल, स्मेल को प्रोड्यूस करता है, गंध को, ना कि आवाज को। तो आंसर ए और बी ही सही है, मतलब ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से मुश्किल बनाए जाते हैं आसान क्वेश्चंस, आसान कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस इस तरीके से मुश्किल बनाए जाते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप भरपूर प्रैक्टिस करके जाएं क्योंकि आपके पास टाइम भी लिमिटेड है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज दांडी सी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। यानी भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में है। दांडी तट का सिंपल सा मतलब है भाई साहब कहीं ना कहीं तो समुद्र का किनारा होगा, तट की बात हुई है तो आपको पता होना चाहिए भारत का मैप कि भाई महाराष्ट्र है, गुजरात है, नीचे कर्नाटका और ये सब है तमिलनाडु जो समुद्री तट पे हैं, तो कोई तो तट होगा। देखिए एक बार आंसर होगा इसका गुजरात, और 1930 में की थी ना ये, 1930 में 22 मार्च को, यही डेट है ना, उन्होंने नमक के खिलाफ कुछ कुछ किया था। रिवाइज में करा दूंगी अभी एनसीईआरटी। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। गुजरात हुआ इसका आंसर। हाई फीवर विद शिवर विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सिनकोना जो पेड़ है उसकी छाल से दवाइयां यानी टैबलेट्स भी बनती हैं, और क्योर इसकी जो छाल है उसको उबाल करके भी पिलाया जाता था पहले। कौन सी बीमारी में, कौन सी बीमारी है जिसमें बुखार आता है और ठंड लगती है? मलेरिया है, सिंपल है, मलेरिया है। मौसम जब चलता है तो खूब मलेरिया होता है लोगों को, एक आध बार आपको भी हुआ होगा जीवन में, ना हुआ हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, मलेरिया है, आंसर होगा मलेरिया। पहले लोग इसको गंदे पानी से होने वाली बीमारी समझते थे, हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, थोड़ा थोड़ा तो मुझे भी याद है, आपको तो होना ही चाहिए, रिवाइज किया होगा आपने। देखिए ये क्वेश्चन फिक्स है, डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन फिक्स है। मैं थोड़ा सा इसको और जूम करके दिखा देती हूं जिनको देखने में दिक्कत हो रही हो। क्वेश्चन नंबर 68 है जो किसके बारे में है? दिशा के बारे में है ना। एक डॉक्टर है जो एक्स पॉइंट पर लोकेटेड है। डॉक्टर कहां है? एक्स पॉइंट पर। हॉस्पिटल है इनका, ठीक, वाई पॉइंट पर। खुद डॉक्टर एक्स पॉइंट पर है और हॉस्पिटल है वाई पॉइंट पर। देयर इज नो स्ट्रेट लेन, कोई स्ट्रेट लेन नहीं है। डॉक्टर के हाउस से खुद सॉल्व करो इसको, मैं 4 दिशाएं बता देती हूं क्योंकि यहां बोर्ड पे उतनी स्पेस भी नहीं है, फिर पढ़ूंगी तो ये मिस हो जाएगा इधर उधर। देखिए सिंपल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनमें और 4 दिशाएं हो जाएंगी। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है बात भाई। डॉक्टर को एक्स पॉइंट पे रखो और देखो कहां लेके गया है। ए पॉइंट पे गए हैं ईस्ट में 600 मीटर, ठीक, फिर वहां से बी पे गए हैं जो कि साउथ में है 450 मीटर, नीचे की तरफ ले जाओ, फिर इधर आएंगे 120 मीटर क्योंकि वेस्ट की तरफ आए हैं, फिर फाइनली ऊपर जाएंगे और यहां से अगर आप पॉइंट देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट बनेगा। सिंपल है आंसर, नॉर्थ वेस्ट हो गया। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द? नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये प्रैक्टिस से आएगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन फिक्स है लेकिन इस पे हर बार आता है। अगर आप ईवीएस में नंबर फिक्स करना चाहते हैं तो मैप को अच्छे से कर लीजिए, डायरेक्शन को अच्छे से कर लीजिए, थीम्स को अच्छे से कर लीजिए, पेडागोजी की होलिस्टिक अप्रोच को अच्छे से कर लीजिए। और कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल फिक्स होते हैं, जैसे शुरुआत में हमने एक क्वेश्चन किया था वो टाइम डिस्टेंस वाला, उसको अच्छे से कर लीजिए। चिरो इज द डांस फॉर्म ऑफ द पीपल ऑफ। चिरो जो है, चेराओ जिसको हम कह रहे हैं, वो किस स्टेट के लोगों का डांस फॉर्म है भारत में? फटाफट से आंसर कीजिए। अगर मैं हिंट देना चाहूं तो मैं कह सकती हूं कि बैम्बू के साथ, बांस के साथ डांस करते हैं इस डांस के अंदर लोग। बिल्कुल सही आंसर है मिजोरम। आंसर क्या है? मिजोरम। चेराओ डांस बैम्बू के साथ, बैम्बू पिलर्स जो आई थिंक
बांस के साथ करते हैं फसल के पकने पे या समथिंग लाइक दैट। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु आर, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? क्वेश्चन मैप पे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम है, कई बार 3 तक भी आ जाते हैं। और जिनको मैप आता है उनको डायरेक्शन वाला भी आता ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि भाई नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, अब तो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग हैं, और ये सारी चीजें हैं, कौन से राज्य तट पे बसे हुए हैं, इधर हमारे अरेबियन सी है ना, इधर बे ऑफ बंगाल ईस्ट में, वेस्ट में अरेबियन सी है, नीचे इंडियन ओशियन है। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में अरेबियन सी, नीचे साउथ में इंडियन ओशियन, ठीक। ऊपर तो आप जानते ही हैं पहाड़ हैं। नेबरिंग स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु कौन से होंगे? खुद सोच के बताओ, यहां मैप अवेलेबल नहीं है और मैंने जान के नहीं डाला है, अपना दिमाग लगाइए। तमिलनाडु के नेबरिंग स्टेट्स, देखो इसको हटा के देखते हैं कौन सा हट जाएगा। ओडिशा तो बहुत ऊपर है, मतलब ही नहीं है। फिर आंध्र प्रदेश में भी, महाराष्ट्र तो बहुत ऊपर चला गया, हट गया ये भी। कर्नाटका छत्तीसगढ़ कहां है और हम कहां की बात कर रहे हैं? तो आंसर क्या बचता है हमारे पास? आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। सिंपल है ना। कई बार आप एलिमिनेट भी कर पाओगे ऑप्शंस, कई बार आप एलिमिनेट भी कर पाओगे ऑप्शंस, ठीक है बात। ये महाराष्ट्र कौन लगा रहा है? मतलब महाराष्ट्र कहां है ऊपर जाकर के, और कहां तमिलनाडु है? नेबरिंग दिख रहे हैं आपको, कमाल करते हो भाई। 2-4 दिन देखो मैप को सामने। आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटका। आगे बढ़ेंगे। अभी ये वही आंध्र प्रदेश है जिसकी हम बात कर रहे थे, कर्णम मल्लेश्वरी की। चीजों को कनेक्ट करके देखना शुरू करो। ये वही केरला है जिसमें टेपियोका की चटनी खाई जाती है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ? एनसीएफ के अनुसार, अच्छा लगा आप लोग टिप देते हो, मतलब मेरी समस्याएं कितनी जल्दी समझ जाते हो ना, धन्यवाद आपका। बताइए, देखो एक बार आंसर करो। एनसीएफ क्या नहीं कहेगा? क्यूरियोसिटी की तो बात की जाएगी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी करनी है, बच्चा तो एक्टिव रहना ही चाहिए, अपने एनवायरमेंट से जोड़ पाएंगे, ठीक है। टू डेवलप प्रिसाइज क्वांटिटेटिव स्किल्स अमॉन्ग चिल्ड्रन। सिर्फ क्वांटिटेटिव क्यों, क्वालिटेटिव क्यों नहीं? सिर्फ नंबर में वो चीजों को माप पाए या इतना पता हो, उसे क्वांटिटी का ही पता हो? जी नहीं, इसमें क्वालिटी भी ऐड होना चाहिए। तो सिर्फ क्वांटिटेटिव स्किल्स की बात हुई है, इसलिए ये गलत हो गया। यानी सिर्फ संख्यात्मक सटीकता नहीं, गुणात्मक सटीकता भी होनी चाहिए बच्चे में। ईवीएस फॉर क्लासेस 3rd to 5 इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स। यानी पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है अपने अंदर किस किस चीज को। ये फिक्स्ड क्वेश्चन है पेडागोजी का, हर बार आता है, बस लैंग्वेज चेंज होगी। बताइए एक बार। क्वालिटी यार यहां से तो ठीक है, पता नहीं क्या समस्या आ रही है आपको। देखिए, द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस, ठीक है। इश्यूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड ईवीएस, ये बात अच्छी है क्योंकि ईवीएस जो है प्राइमरी क्लासेस में अपने अंदर साइंस, सोशल साइंस या सोशल स्टडीज और ईवीएस तीनों चीजें इंटीग्रेटेड हैं ईवीएस में। क्योंकि बच्चा जो है अपने एनवायरमेंट को ऐसे नहीं देखता, उसने कोई मोटर देखी तो वो कह रहा है साइंस साइंस साइंस, है ना, या उसने कुछ और सुना तो देखा अच्छा ये तो ज्योग्राफी है, पेड़ दिख गया तो, है ना, ऐसे नहीं देखता। बच्चा होलिस्टिकली देखता है अपने एनवायरमेंट को, यानी कि वो सर्वांगीण रूप में कंप्लीट देखता है अपने एनवायरमेंट को। इसलिए ईवीएस में एसएसटी भी है, साइंस भी है और ईवीएस तो है ही। तो ये तीनों मुद्दे ईवीएस 3rd to 5th में जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे को मिल सके संदर्भ में जुड़ करके, क्योंकि एनवायरमेंट का ही पार्ट है ना तीनों चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस? इनमें से कौन सी एक बात सही है ईवीएस के विषय में? बताइए। देखो 7th का बी और सी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं। फॉर क्लासेस 1 and 2 ईवीएस इज टॉट थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये बात बिल्कुल सत्य है। फर्स्ट और सेकंड में मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी की बुक्स नहीं आती। ईवीएस फर्स्ट और सेकंड के लिए अलग से बुक नहीं है, अलग से सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू ही ईवीएस के कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर कर दिया जाता है पहली और दूसरी कक्षा में, ठीक है बात। चाहे वो कविताओं के माध्यम से हो या मैथ्स की अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको ये बात समझ आ रही होगी, एनसीईआरटी वाली फर्स्ट सेकंड वाली। तो हम कह सकते हैं भाषा और गणित के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर कर दिया जाता है। फर्स्ट सेकंड क्लास में ईवीएस नहीं है, तभी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं 3rd to 5th की, ना कि फर्स्ट और सेकंड की, ठीक है बात, लैंग्वेज और मैथ्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। चिल्ड्रन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न ईवीएस थ्रू एक्सप्लोरेशन, दिस इंडिकेट्स। भाई बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यानी एक्टिविटी करने का, एक्सप्लोर करने का, एक्सपेरिमेंट करने का इनफ स्पेस मिलता है।
या दिया जाना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है? फटाफट से बताइए, जल्दी बताइए जल्दी। दीपिका मैंने सुन ली आपकी टिप, अभी हम बनाएंगे और आज के बाद ऐसा नहीं होगा, है ना? एकदम आपकी टिप को हम ध्यान रखेंगे। ईवीएस इज लर्न थ्रू रोट, रटने के थ्रू तो कभी नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के थ्रू। बच्चे को मध्य में रखा हुआ है ईवीएस। अगर ये कहता है कि बच्चे को भरपूर एक्टिविटी कराओ, इसका मतलब ईवीएस चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करता है, बाल केंद्रित शिक्षा को, सिर्फ टीचर सेंटर्ड नहीं है। बच्चे को एक्टिव रखता है तो बाल केंद्रित है। आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें अगर आपने बहुत ज्यादा अपनी विलक्षण बुद्धि लगा दी तो ये क्वेश्चन भी गलत हो सकता था। Which of the following is a sub theme under the theme suggested in the EVS syllabus? कितनी थीम दी हुई है ईवीएस के सिलेबस में? कितने प्रकरण हैं ये बता दीजिए ईवीएस में, फटाफट से बताओ। ईवीएस में कितने प्रकरण हैं बताइए बहुत तेजी के साथ। 6 थीम्स, टोटल 6 थीम हैं। जल्दी बताओ, बोल बोल के घर में चिल्लाने लग जाओ। ईवीएस के थीम, फैमिली यानी परिवार, बोलो जल्दी। फैमिली, परिवार, फिर पानी चाहिए, खाना चाहिए, फैमिली के बाद फूड, फूड के बाद पानी भी चाहिए यानी वाटर, वाटर के बाद शेल्टर भी चाहिए रहने को, घूमने भी जाओगे ट्रेवल, और थिंग्स वी मे कैन डू, कुछ तो करोगे। ठीक, तो ये 6 थीम्स हैं। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स तो इसी में आ गए, फूड भी आ गया, थिंग्स वी मे कैन डू भी आ गया, लेकिन एनिमल्स जो है ये सब थीम है, और सब थीम ही हमसे पूछा है, मेन थीम नहीं है, ये थीम्स का ही एक हिस्सा है। ठीक, चीजों को ईवीएस में बहुत ज्यादा रिकॉल वाली चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके, रटनी नहीं है, बट एग्जैक्ट डेटा याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर एन ईवीएस टीचर? यदि आप एनवायरमेंटल स्टडीज के शिक्षक हैं तो कौन सी एक प्रैक्टिस डिजायरेबल है या वांछित है, बताइए, या वांछनीय है, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट, बताइए। एड्रेसिंग मल्टीकल्चरल डायमेंशंस ऑफ डाइवर्स क्लासरूम, ये बात तो सही है। सिर्फ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उतनी अच्छी चीज नहीं है, लीनियर अरेंजमेंट नहीं है कि एक रेखा में आपस में जुड़े हुए इंटीग्रेटेड हैं थीम्स। सिर्फ टेक्स्ट बुक पे नहीं भरोसा होता, बाकी चीजें भी होती हैं, तो ये ए ऑप्शन ही सही है हमारे पास। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 पर, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि समझने का मौका मैं आपको रिवीजन में दूंगी, अभी टेस्ट लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रन? भाई निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? मतलब ईवीएस में नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज महत्वपूर्ण है, बताइए फटाफट से। एक्टिव पार्टिसिपेशन, बिल्कुल सही बात है, सक्रिय होना बच्चे का। कम्युनिटी मेंबर्स, जो कम्युनिटी के मेंबर हैं समुदाय के, बिल्कुल। टेक्स्ट बुक, ठीक है। डेस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशंस, यानी सिर्फ डेफिनेशन यानी परिभाषाओं पे और व्याख्याओं पे फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड किया गया है, डेफिनेशंस को अवॉइड किया गया है, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में ईवीएस की टेक्स्ट बुक लिखी हुई है। ए, बी और सी यानी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। इस तरह के क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन भी मुश्किल बन जाता है ऐसे ऑप्शंस से, तो ध्यान रखिएगा। जल्दीबाजी करनी नहीं है और जल्दी करनी है हमें। ठीक, 77 हो गया, अब चलते हैं 78 पर। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू, यानी आप बच्चों को ईवीएस की लर्निंग में प्रभावी ढंग से क्या कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो, कैसे, बताइए एक बार फटाफट से। चिल्ड्रन कैन बी इफेक्टिवली एंगेज्ड इन ईवीएस लर्निंग थ्रू, कैसे आप प्रभावी ढंग से बच्चों को ईवीएस में एंगेज कर सकते हैं, बताइए फटाफट से। सिंपल आंसर है ए और बी, यानी कि नैरेटिव स्टोरीज, नैरेटिव्स होती हैं वृत्तांत, घटनाएं बताना उनको। स्टोरीज तो बहुत अच्छी हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन और क्या है आंसर, इफेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय द टीचर, यानी टीचर के द्वारा इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन कर दिया जाए। आंसर बताइए। इफेक्टिवली एंगेज होंगे बच्चे ऊपर की दोनों चीजों से, ए और बी ही इसका सही आंसर है। ठीक है बात, ठीक, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चे वही हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 79 है, एक तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है ना ईवीएस के, पेडागोजी में होते ही हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईवीएस टीचर हु एनकरेजेस हिज और हर चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व एनिमल्स एंड मेक पिक्चर्स ऑन देयर ओन। एक टीचर है ईवीएस की जो कहती है कि भाई एनिमल्स को क्या करो, ऑब्जर्व करो, अवलोकन करो उनका, और पिक्चर्स बनाओ,
आपने देखा शेर है, शेर तो वैसे क्या ही देखेंगे, पिक्चर में देख सकते हो, तो उसकी पिक्चर ड्रॉ की। गाय को देखा, गाय की पिक्चर ड्रॉ की। कुत्ते को देखा, कुत्ते की पिक्चर ड्रॉ की। ये इस तरीके की प्रैक्टिस बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगी। जी हाँ। ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देगा बच्चा, अवलोकन करेगा, ध्यान से देखेगा, ठीक है। एस्थेटिक सेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। ए, बी और सी तीनों ही बातें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? बात आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए एक बार। इन ईवीएस लर्निंग ऑफ क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स, यानी शिल्पकला और चित्रकला का जो अधिगम है और ग्रुप में सीखना, जो क्राफ्ट्स और आर्ट्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, उसको ग्रुप में सीखना कितना प्रभावी है। हाँ सही बात है शुभम आपकी। अभी एग्जाम आ चुका है, अब नाम लेने के लिए मत कहो, देखो जल्दी फटाफट से, कभी कभी लेंगे नाम। ग्रुप लर्निंग इज इजियर एंड वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही बात है। इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ इनडिसिप्लिन। देखो यही बात होती है जल्दी और जल्दबाजी की। अगर आपने पूरा नहीं पढ़ा ना, जैसे मैंने अभी इग्नोर किया था, गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ इनडिसिप्लिन को टैकल करने का तरीका नहीं है ग्रुप एक्टिविटी, डिसिप्लिन क्रिएट करने का तरीका नहीं है ये। डिसिप्लिन क्रिएट करने के लिए कोई एक्टिविटी नहीं होती दुनिया भर की, बल्कि एक्टिविटी होगी तो थोड़ा सा तो शोर होगा ही। ये बात गलत है। ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीयर लर्निंग, ये बात सही है कि जब ग्रुप में बच्चे सीखते हैं तो साथी समूह के साथ सीखना शुरू कर देते हैं। ग्रुप लर्निंग इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक बात है, सोशलाइजेशन भी होगा। ग्रुप लर्निंग हेल्प्स इन कंप्लीटिंग द सिलेबस कंप्लीट करना और डिसिप्लिन क्रिएट करना, ये दोनों किसी भी एक्टिविटी के उद्देश्य नहीं होते, ये ऑटोमेटिकली ही हो जाएंगे। तो सिर्फ बी और सी ही सही है, इसलिए आंसर होगा सी ऑप्शन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई ये बता दो बस फटाफट से। हो गई ना क्लियर? क्वेश्चन नंबर 81 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर ईवीएस लर्निंग, यानी पर्यावरण अध्ययन को सीखने के सबसे प्रभावशाली संसाधन। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए फटाफट से। फैमिली मेंबर्स, जी हां। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जी हां। न्यूज़पेपर, जी हां। क्लासरूम कह सकते हो, बट चारों का तो ऑप्शन ही नहीं है, चारों का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो किसी को तो हटाना पड़ेगा। एबीसी क्या खेलना है बताओ? सी एंड डी, ए एंड बी, क्या कहोगे? फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा इसका। हम जाएंगे ए और बी के साथ। मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज ऑफ लर्निंग ऑफ ईवीएस, यार इसमें थोड़ा सा गड़बड़ मुझे लग रही है। हम जाएंगे अभी के लिए एबीसी के साथ। न्यूज़पेपर भी एक रिसोर्स ही है ना। अभी के लिए हम एबीसी के साथ जाएंगे, अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा तो मैं जब ईवीएस की क्लासेस ले रही होंगी तो बता दूंगी। क्लासरूम को तो नहीं ही इंक्लूड करेंगे, ऑब्वियस है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस? सी ही होगा ना, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि ये मैंने आपके साथ आंसर की भी शेयर की हुई है, अगर आपको याद हो तो। आंसर हम सी ही कंसिडर कर रहे हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज फॉलोड इन ईवीएस, यानी ईवीएस में कौन सा सिद्धांत को माना जाता है लर्निंग कराते समय? ग्लोबल टू लोकल, यानी पूरी दुनिया से घर आओ, नहीं, लोकल टू ग्लोबल जाया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट यानी अमूर्त से मूर्त की तरफ, ये तो कभी नहीं अपनाते हम, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं, ठीक। अननोन टू नोन, जी नहीं। नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर, इंडक्टिव मेथड भी कह सकते हो, ठीक। ये सूत्र भी है, जो बच्चा जानता है उससे उस तरफ लेके जाओ जो वो नहीं जानता। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस? FA फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें पेन पेपर टेस्ट नहीं होते, ठीक है। FA के बारे में या FA के बारे में कौन सा एक टूल सही नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। 83 का आंसर बताओ। सब अपने अलग अलग आंसर दे रहे हैं, आगे नहीं बोलूंगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग इन ईवीएस, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट जो है वो FA का पार्ट नहीं है, SA का पार्ट है, क्योंकि एनुअल जो असेसमेंट है वो जजमेंट पे फोकस करेगा, कितने नंबर आए इस पे फोकस करेगा, पास हुए कि फेल हुए इस पे फोकस करेगा, ये SA का पार्ट है। पेन पेपर टेस्ट SA का पार्ट होते हैं। पोर्टफोलियो, रेटिंग स्केल, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, जितने भी बाकी एक्टिविटीज हैं वो FA में चली जाएंगी, क्योंकि यहाँ बच्चा एक्टिव है और फाइनल जजमेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट पे फोकस होगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हाइल असेसिंग चिल्ड्रन इन ईवीएस, यानी निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, यानी किस चीज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे ईवीएस को पढ़ाते समय या ईवीएस का आकलन करते समय। आपने ईवीएस को पढ़ा दिया, अब आप बच्चों को असेस कर रहे हैं, तो किस चीज का इस्तेमाल नहीं करोगे?
कई लोग कह रहे हैं जज नहीं करेंगे, डिस्कस तो करेंगे भाई, इंडिकेटर्स भी यूज करेंगे, क्वालिटेटिव भी होना चाहिए असेसमेंट, लेकिन जजिंग द आंसर्स गिवन बाय चिल्ड्रन इन टर्म्स ऑफ राइट और रॉन्ग, ये मेन मुद्दा नहीं है। ये तो मेजरमेंट में होता है। असेसमेंट क्या है? आप आकलन कर रहे हैं किस हद तक अचीव किया है, किस हद तक नहीं। इसमें नंबर्स की बात नहीं होती, इसमें सिर्फ आंसर राइट और रॉन्ग की बात नहीं होती। जज नहीं करेंगे। जजमेंट के लिए ऐसे है, या वैसे भी इवैल्यूएशन का मुख्य पर्पस जज करना नहीं है, कैसे सीखता है बच्चा, इस ये है, फीडबैक है, इंप्रूवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। फोन को ऐसे लिटा लेना क्योंकि बड़े क्वेश्चंस हैं पढ़ने में। A teacher of class 5 conducts an activity in which she asks her children to drop some sugar on the ground and asks them to wait until the ants come there. Children can be given meaningful learning from this activity if teacher. भाई एक क्रियाकलाप, एक एक्टिविटी कराई गई है टीचर के द्वारा कि एक काम करो शुगर के, यानी कुछ चीनी के दाने डाले गए और इंतजार करो जब तक चींटियां आती हैं तब तक। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, बच्चे कुछ सीख सकते हैं इस एक्टिविटी से यदि टीचर क्या करे। बताओ फटाफट से, टीचर क्या करे, जल्दी बताओ। एनकरेज हर और हिज चिल्ड्रन टू ऑब्जर्व द एक्टिविटी, यानी बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। ये बात तो सही है। एनकरेज हिज और हर चिल्ड्रन टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, ये बात भी सही है। Encourage her or his children to observe, share their experiences followed by discussion on the activity, ये और अच्छी लग रही है बात हमें। Encourages her or his children to answer the questions, ना, सबसे बेहतर क्या हुआ? सी ऑप्शन हुआ। यही आपको लग रहा होगा जहां तक है। बिल्कुल भाई, ये दोनों बातें ठीक थी। ऑब्जर्व करे एक्टिविटी को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करे बच्चा कि कभी उसने पहले ऐसा किया हो, ये दोनों चीजें करे, ऑब्जर्व भी करे और एक्सपीरियंस भी करे। इसके बाद डिस्कशन होना जरूरी है इस एक्टिविटी पे। अगर डिस्कशन या चर्चा नहीं हुई तो बच्चे को कंक्लूजन कैसे मिलेगा? तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है सी। मैं फिर से कहती हूं, पेडागोजी में चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं, बेस्ट कौन सा है इसके साथ और क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके साथ आपको जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, बहुत जल्दी ही हमारा ये सेट खत्म होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक, फिश, इन सब में से ऑड वन आउट। ये क्वेश्चन भी फिक्स है, ये ऑड वन आउट जरूर पूछता है कि इनमें से अलग कौन सा है, ये जरूर पूछता है, ऑड वन आउट पूछेगा। भिन्न कौन सा है बाकी तीन से, बताइए फटाफट से। 86 का बी, क्यों है ये भिन्न? क्रो यानी कौ, क्रो यानी कौ, बच्चों ने कहानी पढ़ी होगी ना वो कंकर वाली, पेबल्स। फिश पानी में रह सकती है, क्रोकोडाइल रह सकता है, टॉर्टॉइज रह सकता है पानी में भी और बिना पानी के भी, मतलब बाहर भी। इसको एम्फीबियन बोलते थे आई थिंक। मतलब इन तीनों का पानी से संबंध है लेकिन क्रो का नहीं है। पानी में डाल दो कौवे को, जीवित रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ये अलग है, बाकी तीन से अलग है, तो यही आंसर है क्योंकि ऑड वन आउट पूछा था। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, बहुत ही प्यारा सा सवाल, ध्यान से पढ़िएगा बस। एक तरफ है कॉलम 1, एक तरफ है कॉलम 2, एक तरफ सिटी के बारे में बात है, एक तरफ वहां के फूड के बारे में बात है। मैच कीजिए, एनसीईआरटी में गिवन है ये कहानी। जल्दी से आंसर कीजिए जी रविता, आंसर कीजिए फटाफट से, कल कुछ स्पेशल भी अनाउंस हो सकता है। यार लाइक शेयर नहीं कर रहे हो आज, मतलब मैं पढ़ाने में लगी हुई हूं तो किसी को चिंता नहीं है कि भाई डिस्कशन है, कोई मेहनत कर रहा है तो हम लाइक शेयर कर दें इतनी देर में, हैं? भूल जाते हो, कोई बात नहीं, पढ़ लो, ये इतना ही काफी है। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग में कुक्ड स्नेक्स, और कुक्ड स्नेक्स यानी पकाया हुआ सांप खाया जाता है, उसकी डिश को क्या कहेंगे? बताओ जल्दी बताओ। लिंग हु फेन, एनसीईआरटी में पढ़ा है हमने। केरला में बॉइल्ड टेपियोका के साथ चटनी खाई जाती है। टेपियोका आई थिंक साबुदाने को ही कहते हैं। केरला में क्या मिलेगा? केरला में भाई समुद्र के किनारे है तो कोकोनट ऑयल के साथ फिश खा लेंगे, सी फिश। कश्मीर में मस्टर्ड ऑयल के साथ खाएंगे, वैसे भी सर्दी ज्यादा है तो कह सकते हैं। वैसे इतना आपको मैच करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको सिंपल पता था कि हांगकांग में कुक्ड स्नेक खाए जाते हैं, यानी फर्स्ट के फिफ्थ तो 3 दिए हुए हैं, कैसे पता लगाओगे? केरला में बॉइल्ड टेपियोका, मतलब सेकंड का फर्स्ट सिर्फ एक जगह है, ये है, सिर्फ आंसर हो गया, इतनी देर में बात खत्म हो गई। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स स्पीसीज मूव्स इट्स नेक बैक एंड फोर्थ? इस क्वेश्चन में पता नहीं आधी जनता दुखी रहती है। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? झटके से, ऐसे झटका ही आ जाएगा, ज्यादा ही
एक्टिव होकर के मैं डिस्कस करूंगी तो पता चले मैं ही यहाँ पे वो कौन सी है, वो मुझसे शादी करोगी मूवी में वो पट्टा बांध के खड़ी हुई होंगी कल से। ये बताओ, बैक एंड फोर्थ करता है गर्दन को अपनी, बताइए फटाफट से कौन सा पक्षी है। बहुत बढ़िया, आज आंसर सही आ रहे हैं आपके। मैना, ये है मैना, मैना तोता की कहानी है ये, ठीक। आउल जो है वो एक लार्ज एक्सटेंट तक, मतलब बहुत हद तक पीछे घुमा लेता है, लेकिन ये झटके से आगे पीछे नहीं करता। लार्ज एक्सटेंट तक बैकवर्ड्स घुमा लेता है अपनी गर्दन को, और ब्लैक एंड व्हाइट में दिखती हैं ऐसी चीजें, ठीक है। आंसर होगा मैना इसका। झटके से मैना करती है आगे पीछे, और बहुत हद तक पीछे कौन घुमा लेता है, वो आउल है, यानी उल्लू। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउसेस, यानी घरों के विवरण को कंसिडर कीजिए और सही उत्तर पहचानिए। उत्तर यहां से पहचानना है आपको, उत्तर यहां से पहचानना है, ध्यान रखिएगा। फटाफट से बताइए। प्रणाम मैडम जी, आनंद कुमार कह रहे हैं। प्रणाम जी आप सभी को, जल्दी बताओ। राजस्थान में मड हाउसेस होते हैं, थॉर्नी बुशेस होती हैं। सही लग रही है बात तो, कोई बुराई नहीं लग रही मुझे तो इसमें। भाई मड हाउसेस इसलिए होते हैं और थॉर्नी बुशेस होती हैं, क्या दिक्कत है? यही पढ़ा था हमने एनसीईआरटी में। फर्स्ट ऑप्शन, ये फर्स्ट ए तो सही है। मनाली के अंदर बैम्बू पिलर्स तो यूज होते थे असम में, क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है, तो बांस के पुल बनाए होते हैं, उसके ऊपर से जाते हैं। इन लेह 2 फ्लोर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन्स, जहां पहले रहते हैं एनिमल्स और फिर रहते हैं बाकी चीजों को स्टोर किया जाता है। तो ए और सी दोनों सही हैं, यानी सी ऑप्शन ही सही है एकमात्र। ठीक हो गई बात? कोई समस्या परेशानी, कोई दर्द दुख बताओ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है, फिर 30 क्वेश्चन और बचेंगे। बहुत मजे मजे में हो जाते हैं, पता भी नहीं लगता। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत गलतियां कर रहे हो आप लोग आजकल, मैं देख रही हूं स्पेशल क्लासेस में भी। एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट, एलिफेंट के बारे में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अलग अलग तरीके से पूछता है। कौन सी एक बात एलिफेंट्स के बारे में सही है, कौन सा कॉम्बिनेशन सही है? एलिफेंट्स डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 hours। क्या कह रहे हो? हम भी ऐसे ही होते तो अच्छा होता, सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं, बहुत ज्यादा रेस्ट नहीं करते एलिफेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी में गिवन है। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। बताओ बात सही है कि नहीं? ये बात सही नहीं है, क्योंकि 100 किलोग्राम तक खाता है, ना कि 200 किलोग्राम। ठीक, कहा जाता है ना हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल, क्योंकि खाता बहुत है। ठीक, दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। ये बात भी सही है, कीचड़ में और पानी में खेलना पसंद है, क्योंकि उनकी जो स्किन है, जो भी उनकी बेसिकली त्वचा है, वो कूल रहती है। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, हाँ जो मादा हाथी होती है सबसे बूढ़ी, वही उनकी सरदार होती है, यानी कि उनकी लीडर होती है एक तरीके से। जो मेल एलिफेंट्स हैं 14 से 15 वर्ष के होने के बाद वो हर्ड छोड़ देते हैं, झुंड छोड़ देते हैं। ए सी डी सही है, जिसको इन्होंने सी डी ए की फॉर्म में दिया हुआ है ना, सी डी ए की फॉर्म में दिया हुआ है। आगे बढ़ जाएंगे। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए ये बताओ। वैसे अभी 30 क्वेश्चन और हैं, ओवरऑल 60 में से बताना। कल आप में से बहुत सारे लोगों के 120 में से 115 प्लस आए हैं, बहुत खुशी की बात है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के रखो, ये नंबर तो आपको बस हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, एक सेट और करेंगे, 60 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आपको पता लगेगा लास्ट 2 पेपर कैसे आए थे प्रीवियस ईयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से कौन सी एक चीज प्राप्त नहीं की जाती? बताइए फटाफट। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से कौन सी एक चीज प्राप्त नहीं होती? कोयला, कोल, ठीक। वैक्स भी प्राप्त होती है, डीजल भी, ग्रीस भी। वो ग्रीस नहीं होती जो लगाई जाती है चेन वेन में, साइकिल वाइकल की, ठीक। तो आंसर होगा कोल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62 पर। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ सेट ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे, यानी पूर्णिमा को मनाए जाने वाले त्योहारों का समूह चूज कीजिए फटाफट से, चूज करो फटाफट से। लाइव क्लास का टाइम टेबल अनुपमा सिंपल है, 9:30 होती है जनरली। किसी किसी दिन जब बड़ी क्लास लेनी हो तो 9 बजे। देखो कल अगर मेरा सेशन हुआ और सब कुछ ठीक रहा, वैसे मुश्किल है ये बात, तो एस्टेट कराऊंगी, नहीं तो परसों तो एस्टेट कराऊंगी। एस्टेट का एक मैराथन होगा सीडीपी का, सभी देख सकते हैं उसको। 100 क्वेश्चंस करेंगे कम से कम। ये आइडिया भी बाकी लोग चोरी करते रहते हैं, बट क्या करें, कोई बात नहीं। हाउ डज इट मैटर, इतना ध्यान देंगे क्या? सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे। होली, रक्षाबंधन, नानक्स बर्थडे, सी ऑप्शन ही सही है ना। ये फिर थोड़े कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं, अगर आपको ये जनरल नॉलेज है तो आप कर देंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं।
लेकिन इसके आसपास की चीजें पढ़ सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स हैज अ कोस्ट ऑन अरेबियन सी? अभी कहानी समझाई थी आपको कि ये है भारत। मैप की बात कर रही हूं, मेरी ड्राइंग पे मत जाना नहीं तो रोने लग जाओगे। देखो इधर ये हो गई वेस्ट, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ईस्ट में आपको पता है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बोलते हो ना, ये सिक्किम, मणिपुर, ये सारी जो जगहें हैं इनको नॉर्थ ईस्ट बोलते हो, यानी ईस्ट में। और बंगाल भी यही है, वेस्ट बंगाल है यहाँ, तो बे ऑफ बंगाल है यहाँ। बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी है। वेस्ट में है अरेबियन सी यानी अरब सागर, ठीक। नीचे इंडियन ओशियन है, इतना नीचे नहीं है, थोड़ा और नीचे है साउथ में। बताओ अरेबियन सी के पास कौन से लोग हैं? मैम सीटेट एक्सपर्ट सीरीज के 14 एंड 15 पीडीएफ सेंड कर दो प्लीज। कल के भी पीडीएफ मैम, कल के पीडीएफ में पहले ही शेयर कर चुकी हूं। ये पेपर्स मैं आपको कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे थोड़ा ढूंढना, नीचे ऊपर जाकर के ये सारे पेपर में शेयर कर चुकी हूँ विद ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। फिर भी आप लोग कह रहे हो तो मैं कोशिश करूंगी। वैसे क्या ही मतलब दे चुकी हूं मैं ये तो। और ये वाला पीडीएफ भी ऑलरेडी आपके पास है, वो खोल के बैठ जाया करो बेशक। 14-15 वाले शेयर करने ना, वो मैं कर दूंगी। थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुपर चैट किया आपने, क्या नाम है आपका? दीप्ति दास। चलिए फटाफट से आगे बढ़िए। कर्नाटका अरेबियन सी के कोस्ट पर यानी किनारे, तो जो बे ऑफ बंगाल के किनारे है वो तो होगा नहीं, तेलंगाना तो उधर की साइड है। केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तो कहां पहुंच गए आप? ये तो बे ऑफ बंगाल में आएगा। अगर एक ऑप्शन भी गलत मिल गया ना तो आपका पूरा ऑप्शन बच जाएगा। क्वेश्चन करना सीखिए। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में भी, कर्नाटका, केरला और गुजरात, बात तो सही है। आंध्र प्रदेश हल्का सा इधर है मेरे ख्याल में, जितना मुझे समझ आ रहा है, तो आंसर इसका ए ही बनेगा। इसका आंसर फिर ए बनना चाहिए, इसका आंसर ए बनना चाहिए ना। बात सही है कि नहीं है? बताओ फटाफट से। बिल्कुल ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। मैप देख लेना भारत का, चाहो तो अभी सर्च करके दिखा देती हूं। मैप से 2 क्वेश्चन मिनिमम है, 3 तक भी आ जाते हैं। वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन द मैप ऑफ आवर कंट्री? देखो इसी पेपर में 3 क्वेश्चन मिल चुके हैं मैप के, 2 आई थिंक, और एक दिशा का मिल जाएगा, तो 3 हो जाएंगे मैप से। झारखंड कहां लोकेटेड है हमारी कंट्री के मानचित्र में? बताइए, बहुत तेजी के साथ आंसर कीजिए। हाँ आप लोग तो बहुत सारी जगह से देख रहे हैं, देश भर से देख रहे हैं भारत में। मैप भी मैं दिखा दूंगी लास्ट में। आंसर क्या होगा? नॉर्थ ऑफ ओडिशा। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ये सही भी हो सकता है गलत भी, क्योंकि यहां है झारखंड और ये है उड़ीसा। उड़ीसा के नॉर्थ में है झारखंड, ठीक। तो सिंपल है कि नॉर्थ मतलब ऊपर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पर। ये फिर से वही एक दिशा वाला क्वेश्चन आ गया। फिक्स है ऐसा क्वेश्चन, बस डेटा बदलेगा, क्वेश्चन यही रहेगा। यू आर लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। भाई मैं हूं एक्स पर, जहां आप खड़े हो उसको एक्स मान लो, और वाई पर स्कूल है, पता नहीं कहां है, उसको ढूंढ लेंगे। स्ट्रेट लाइन है नहीं कोई कि सीधे रास्ते चले जाओ। सो इतनी जो कहानी आपको सिंपल देखना है कहां से जा रहा है। ये ए पॉइंट पे पहले जाएगा जो कि 30 मीटर है नॉर्थ में। यार यहां तो जगह ही नहीं होती, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट बीच में कहीं ले लेते हैं। ये एक्स पॉइंट है, कितना गया ये? 30 मीटर ऊपर गया नॉर्थ की तरफ। ऊपर जाएगा तो नॉर्थ होगा ना। देन गो टू बी विच इज 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ ए। इसका वेस्ट पश्चिम में ए होगा कितना? 40 मीटर। ये ए पॉइंट था, अब ये बी पे पहुंच गया है। देखिए सी पे जाएगा विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ बी। बी के नॉर्थ में 30 मीटर। कौन सा पॉइंट आ गया? सी, ठीक। ठीक है, विच इज इतने 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 बी, एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ सी। अब ये सी है, इसका ड्यू वेस्ट कौन सा होगा? 40 मीटर ये होगा ना। 40 मीटर मतलब यहां, ये हो गया वाई पॉइंट। पूछा क्या है? विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। स्कूल है ये और हाउस है ये। यहां से पहले तो साउथ में जा रहा होगा ऑब्वियसली, और साउथ में भी किधर है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। समझ पा रहे हो कहानी कैसे सॉल्व हुई है? या मैंने उल्टा कर दिया इसको? मुझे लग रहा है उल्टा पढ़ दिया है। विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। स्कूल से घर की लोकेशन, ठीक है। एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई, ठीक है। वाई ये रहा स्कूल, ठीक तो है। साउथ ईस्ट ही बनना चाहिए इसका आंसर। साउथ ईस्ट ही तो बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ ईस्ट होगा, सिंपल है ना।
बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसमें चेक कर लिया करो एक बार, क्योंकि अगर लास्ट लाइन मैंने गलत पढ़ ली होती ना, ये पूरा आंसर गलत हो जाता, मेरा तो नंबर नहीं जाता, ये तो टेक्निकल क्वेश्चन है, आप खुद निकाल लेंगे, लेकिन आपका पेपर में चला जाएगा। ये लास्ट वाली लाइन बहुत मैटर करती है। अगर स्कूल से घर पूछ लिया है और घर से स्कूल पूछा होता तो उल्टा हो जाता, नॉर्थ वेस्ट हो जाती डायरेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहले वही ऑप्शन दिया हुआ है मूर्ख बनाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन 2-4 सॉल्व करके देखो, रीजनिंग में भी आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, रीजनिंग सीटेट में नहीं आता। लेकिन आ बॉय बोर्डेड अ ट्रेन ऑन थर्ड, वही से फिर से टाइम वाला क्वेश्चन आ गया, एक मैप का क्वेश्चन, एक डायरेक्शन का, दिशा का क्वेश्चन, एक टाइम का क्वेश्चन ट्रेन वाले जो 24 आवर फॉर्मेट है, 2 क्वेश्चन मैप के, 4 क्वेश्चन ये हो गए, थीम पे 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन ये हो गए, और जो ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है 7, मतलब 10-12 तो ऐसे फिक्स क्वेश्चन है जो आते ही हैं। देखिए खुद से पढ़िए, अब मैं नहीं पढ़ रही हूं इसे। कितना डिस्टेंस आएगा बताइए? हाँ होगा, 2021 में नई क्लासेस करेंगे, क्यों नहीं। बहुत बढ़िया, मिनी मोनिका कह रही है आज भी किसी को ब्लॉक कर दो मुझे खुशी मिलेगी। कमाल हो मिनी मोनिका, है कर देंगे, आप कह दीजिए। 53 किलोमीटर पर आवर बनेगा अगर आप ये 9:45 से 7:15 का समय निकालेंगे, घंटे कितने बचे हैं, और ये रहा आपका डिस्टेंस। तो वही फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, रख के देख लेना, इसी के करीब आना चाहिए आंसर, ऊपर नीचे हो तो चेक कर लेना। देखो एक बार क्वेश्चन 67 देखो, इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट्स द लैंड टू द फॉरेस्ट पीपल आदिवासीज फॉर फार्मिंग इन अ स्पेशल यूनिट कॉल्ड टिन। मतलब हमारे देश के एक जंगल में हमारी सरकार ने एक पंचायत को जमीन दी हुई है और उसकी यूनिट है टिन। टिन का मतलब क्या है? अब ये बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स का क्वेश्चन है। टिन का मतलब क्या है? तो कॉमन सेंस का यदि आप लगाएंगे हिसाब, अरे थैंक यू नितिका, आप लोगों का प्यार है, इतनी रात को भी आप लोग जुड़े रहते हैं। आ लैंड फ्रॉम विच अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 tin ऑफ सीड्स। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता ना हमें भाई। जैसे यूपी में बीघा चलता है तो 1 बीघा जमीन पे 1 बीघा ही खेती हो जाएगी जरूरी नहीं है ना, मतलब उसमें प्रोडक्शन उतना ही आ जाएगा। ग्रो की बात होगी, जहां पे ग्रो कर सकता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखो कितना सा खेल है लैंग्वेज का, लैंग्वेज का कितना बड़ा खेल है। वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है, उत्पादन कितना होगा किसे पता है? कब बारिश आ जाए, पानी ठीक से लगे ना लगे, बीज अच्छा था कि नहीं, 500 चीजें हैं। तो बी ऑप्शन, सिंपल बात हो गई। इसलिए सी नहीं हो सकता जरा सा। और ये पेपर में गलत होते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि हल्का सा भी आपका माइंड डाइवर्ट हुआ और गई गाड़ी। क्वेश्चन 68 देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड। मतलब किस शहर में रेत के टीले पाए जाते हैं? बताइए फटाफट से, जल्दी से आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। कई लोगों के तो सर में दर्द हो गया मुश्किल क्वेश्चन देख के। आबू धाबी, सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले, पानी सस्ता है पेट्रोल से, सॉरी पेट्रोल सस्ता है पानी से, है ना। यूएई में आता है, वहां की करेंसी क्या है और कैपिटल क्या है, किसकी कैपिटल है, ये कमेंट में आप बताएंगे। पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, अपने मन से नहीं बना रही हूं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69 पे। 10 क्वेश्चन और हैं बस, मतलब 20 हैं वैसे तो। देखिए, वी ऑल ऑब्जर्व ओल्ड वेल्स विच हैव, खुद पढ़ो, पुराने कुओं के बारे में बात है, खुद पढ़ो खुद जल्दी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बस इसको मुश्किल बना दिया है कि हम ये देखते हैं कि पुराने टाइम पे जो लोगों ने 25-30 साल पहले जो बावली या कुएं पाए जाते थे अब वो सूख चुके हैं। इसका कारण क्या है कुओं के सूखने का? तो कई जगह पे जो लेक और पॉन्ड्स थे, रेन वाटर वहां पे कलेक्ट होता था, वो है नहीं अब, ये बात भी ठीक है। द सॉइल अराउंड द ट्रीज, जो पेड़ हैं उनके अराउंड सीमेंट पेंट कर दिया गया, सीमेंटेड चबूतरे बना दिए गए हैं जिससे कि ग्राउंड वाटर पानी जो है वो जमीन में नहीं जा पाता। हर जगह तो पक्की सड़कें हैं। नो वन यूजेस वेल्स, ये कहना गलत है कि वेल्स यूज नहीं करते इसलिए खत्म है। इलेक्ट्रिक मोटर भी पानी को उठाती है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम करती है, इसलिए कुएं सूख गए आज की डेट में। ए, बी और डी इसका सही आंसर है, यानी 4th ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है। ठीक, मतलब मैं खड़े होकर के पढ़ा सकती हूँ, आपसे बैठ करके पढ़ा नहीं जा सकता। कितनी दुख की बातें हैं। देखिए, इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस, यानी साइंस और सोशल साइंस को
अलग अलग नहीं किया गया है, ईवीएस में ही इंक्लूडेड हैं, ये तीनों सब्जेक्ट एक ही साथ हैं, इसका रीजन बता दीजिए। ये मैंने आपको बताया था कि बच्चा अपने एनवायरमेंट को होलिस्टिक वे में देखता है, ये एक रीजन है। देख करके आंसर कीजिए फटाफट से। इन ईवीएस कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हैव नॉट बीन कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू साइंस एंड सोशल साइंस। ये प्रिस्क्रिप्शन भी तो किसी बेसिस पे होगा ना, रीजन पूछा है, सिर्फ सीबीएसई ने ऐसा कहा है ऐसे थोड़ी मान लेंगे। द चाइल्ड लुक्स एट हर और हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चा अपने परिवेश को एक सर्वांगीण, एक कंप्लीट, समग्र रूप में देखता है, एक समग्र रूप में, कंप्लीट फॉर्म में। ऐसा नहीं देखता पेड़ देखा, बारिश देखी, ईवीएस, हायरे ज्योग्राफी, हे भगवान साइंस, अलग अलग नहीं देखता, उसके लिए तो एनवायरमेंट है, तो एक होलिस्टिक फॉर्म में देखता है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 1 and 2। ईवीएस के लिए कक्षा 1 और 2 में कौन सी बात सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज, कॉमेंट्स पढ़ लेती हूं फिर भी जितने पढ़े जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 1 and 2, बताइए। ये बीस्ट गेमर को तो अब क्या करें, बीस्ट गेमर ऐसे ऐसे कमेंट करोगे तो कैसे करें हम। जाइए मिनी मोनिका, एक व्यक्ति को ब्लॉक कर दिया है आज, खुश हो जाइए। विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 1 and 2, बहुत देर से देख रही थी इनको कि मान जाए। इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजैक्टेड थ्रू लैंग्वेज। हाँ ठीक है, इश्यूज एंड कंसर्न्स रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांजैक्टेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये कंप्लीटली ठीक है, क्योंकि मैथ्स और ईवीएस दोनों के थ्रू ही बात को कन्वे किया जाता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में अलग से ईवीएस नहीं पढ़ाई जाती। इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन द सिलेबस। भाई ईवीएस में टॉपिक की जगह थीम्स हैं, और थीम्स कितने हैं? 6 थीम्स हैं जो मेजर हैं, मेन थीम्स हैं 6, और बाकी सब थीम्स हैं। देखिए फटाफट से देख के बता दीजिए, फिर ही हम आगे जाएंगे। सिर्फ चैप्टर रिड्यूस करना कभी वो नहीं होता। टू एनहेंस द एनवायरमेंटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द लर्नर्स मे बी फॉर डेवलपिंग कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड, ये बेहतर है कि बच्चा प्रॉपर रूप में कनेक्ट हो पाए, हर एक पक्ष को जोड़ करके देख पाए, इसलिए थीम्स बनाए गए हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 ब्रॉड थीम्स, इस पे क्वेश्चन फिक्स है, थीम पे 2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। 6 थीम्स पता है आपको? फैमिली एंड फ्रेंड्स, जन्म लिया परिवार में दोस्त बने, फिर खाना फूड, थर्ड क्या है? पानी, पानी पियोगे, मैं भी पी लेती हूं, फिर क्या है? शेल्टर, फिर ट्रेवल, फिर थिंग्स वी मेक एंड डू। कौन सा एक थीम नहीं है? नॉट, ध्यान में रखिएगा, अभी पहली बार में देखा और फूड लगा दिया, ये सब तो हैं, ये भी हैं। वर्क एंड प्ले सब थीम है, क्या है? सब थीम है, मेन थीम नहीं है, मेजर थीम नहीं है, थीम का एक हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ईवीएस। ईवीएस के विषय में कौन सी एक बात सही नहीं है? पानी पीजिए, सर्दी है, बट पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड है, बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तभी तो साइंस सोशल स्टडीज और ईवीएस तीनों एक साथ इंटीग्रेटेड हैं, बिल्कुल सही है। ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ये बात भी सही है, बच्चे को सेंटर में रख के उसकी एक्टिविटीज, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन पे फोकस है, एनवायरमेंट पे फोकस है, उसको कनेक्ट करने पे। बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए एक्सप्लोरेशन की और एनवायरमेंट से कनेक्ट करने की, बिल्कुल ठीक है। सिर्फ डेस्क्रिप्शन और डेफिनेशन पे फोकस हो, ये बात बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। टेक्निकल टर्म्स और डेफिनेशन से बचता है ईवीएस, रियल नॉलेज की बात करेगा, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। यार क्वेश्चन देखो कितने बड़े बना दिए गए हैं आजकल, आपका टाइम भी लगेगा और गलती भी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। पढ़ो एक बार, देखो फटाफट से आंसर करो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। ईवीएस में ज्ञान की रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बताइए बताइए, फटाफट से बताइए। ओह थैंक यू गौतम अरोरा। एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, बच्चे की नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से नहीं, टीचर की नॉलेज से कनेक्ट करना जरूरी नहीं है, बच्चे की खुद की नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करना जरूरी है। चुपके से आंसर में देखो क्या डाल दिया है, आप अगर ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा। लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द 4 वॉल्स सही है, रिलेट करना सही है, बी गलत है, तो ए सी डी इसका आंसर हुआ। तो ये सतर्कता के साथ ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज लर्नर्स इन ईवीएस इज, यानी ईवीएस में एंगेज करने की सबसे अच्छी युक्ति या प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? बताइए।
नैरेटिव्स हैं रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, एक्सप्लेनेशंस बाय टीचर या क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन। आंसर कीजिए फटाफट से। देखो सबसे बेहतर माना जाता है नैरेटिव्स को, क्योंकि यहां पे आप किससे कहानियां सुना रहे हो, बच्चा कनेक्ट होता है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन भी छोटे बच्चों को कम समझ आएगा, क्योंकि प्राइमरी की बात कर रहे हो ना आप, मतलब बेहतर है। लेकिन नैरेटिव्स को पता नहीं क्यों ईवीएस में माना जाता है, क्योंकि वो अपने एनवायरमेंट से जुड़ता है किससे कहानियों से। तो तीनों को ही कैंसिल कर दिया गया है। देखो ये ध्यान रखना, चाहे तो याद भी रख सकते हो, स्टोरीज और नैरेटिव्स को खासा महत्व है ईवीएस में। सारे पेपर उठा के देख लो, इनकी तरफ ज्यादा आपको झुके हुए आंसर्स मिलेंगे। ये एक शॉर्टकट है जिसको याद रख सकते हो, व्याख्या और कहानियां, किस्से और कहानियां। ठीक, नरेशंस होती हैं दृष्टांत, दृष्टांत क्या हो गया मेरे को आजकल, दृष्टांत, दृष्टांत मतलब बचपन में नहीं कभी मैं ऐसे हकलाई तुलाई ऐसा मुझे बताया गया है जहां पर मैं थी, बट आजकल ये होने लग गया है, दिमाग 70 जगह चलता है। देखिए एक बार, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू टैप सोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स इन ईवीएस। वाई? मतलब सिर्फ देखिए टेक्स्ट बुक कौन सा एक तरीका जो है वो एनकरेज किया जाना चाहिए, बेहतर है, प्रोत्साहित है एनवायरमेंटल स्टडीज के लिए। टेक्स्ट बुक एंड टीचर आर नॉट दी ओनली सोर्सेज ऑफ ईवीएस लर्निंग। ठीक है, ये बात तो अच्छी बात है बिल्कुल। इट विल प्रमोट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बच्चे के बैकग्राउंड से कनेक्ट करने की। ठीक है, साइकोमोटर स्किल्स एंड एस्थेटिक सेंस। ठीक है, चारों ऑप्शन का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, अब कहां से ठीक है। टेक्स्ट बुक, एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको, चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड टू टैप सोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स इन ईवीएस। वाई? टेक्स्ट बुक्स एंड टीचर्स आर नॉट द ओनली सोर्स। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिले बच्चे को, ये भी ठीक है। इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल्स एंड एस्थेटिक सेंस। क्या? मजा नहीं आएगा इस बात से। टेक्स्ट बुक्स और टीचर्स के बारे में बात हो रही थी ना, इसके बारे में बात कहां हुई? एबीसी के साथ जाएंगे हम, एबीसी के साथ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं यार। अ टीचर ऑलवेज बिगिंस बाय कंडक्टिंग, इसीलिए कहते हैं स्पीड बढ़ा लो अपनी प्रैक्टिस कर करके। Our teacher always begins by conducting activities followed by questions and discussions. The objective of conducting activities, questions and discussions is to. टीचर एक्टिविटी करता है, क्वेश्चंस पूछता है, डिस्कशन होते हैं, इसका पर्पस क्या है, क्यों होना चाहिए, ये बताइए फटाफट से बताइए, बहुत तेजी के साथ, जल्दी बताओ, आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ। असेस दी चिल्ड्रंस प्रोसेस स्किल्स। प्रोसेस स्किल्स कौन सी होती है ईवीएस में? ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब प्रोसेस स्किल्स हैं। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर, सही है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, बच्चों को आप मौका दें कि वो खुद को अभिव्यक्त कर पाए। ठीक है। डिस्क्रिमिनेट बिटवीन चिल्ड्रन बेसिस ऑन देयर पेस ऑफ लर्निंग। डिस्क्रिमिनेट करना कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ABC इसका सही आंसर है, क्योंकि D जो है वो गलत है। ठीक, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79 पर। आ टीचर कंडक्ट्स एन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। फूड कैसे खराब होता है, खाना, इस पे एक्सपेरिमेंट क्या है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ पा रहा हो तो बताइए फटाफट से। टीचर मेक्स ग्रुप्स ऑफ लर्नर्स एंड प्रोवाइड देम मटेरियल रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट। देखिए, पीयर लर्निंग प्रमोट होगी एक्सपेरिमेंट से, ग्रुप बना करके। ठीक है। सोशल लर्निंग प्रमोट होगी, ठीक है, ग्रुप में सीखेंगे तो। ग्रुप लर्निंग जो है विदाउट बर्डन का तरीका है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। इसेंशियल स्ट्रेटजी है डिसिप्लिन के लिए। डिसिप्लिन के लिए कभी भी हम कुछ भी नहीं करते, ये कह लीजिए। A और B ही इसका सही आंसर है कि ये सोशल लर्निंग और पीयर लर्निंग के लिए अच्छा तरीका है ऐसा करना कि बच्चे ग्रुप्स में सीखें। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। इनमें से कौन से एक चीज को संकेतक नहीं मानना चाहिए आकलन का पर्यावरण अध्ययन में, कि भाई ये चीज नहीं है, ये तरीका नहीं है आकलन का। अद्रिका कह रही है 77, एक बार फिर से चेक कर लो, कर लेंगे अद्रिका, बस थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं, 10 क्वेश्चन बचते हैं, उसके बाद आ जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर फॉर असेसमेंट इन ईवीएस। कंसर्न फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, क्वेश्चनिंग भी होनी चाहिए, बट सिर्फ याद रखना, रिमेंबरिंग, ये तो मुख्य उद्देश्य नहीं है। ठीक,
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81 पर। इन ईवीएस टीचर्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द चिल्ड्रन टू असेस देमसेल्व्स। सेल्फ असेसमेंट इज, बच्चों को मौका मिलना चाहिए ईवीएस में कि वो खुद के ही एक्टिविटीज को सेल्फ असेस कर सकें, उनका आकलन कर सकें। ये जो है सेल्फ असेसमेंट क्या है, सेल्फ असेसमेंट क्या है, फटाफट से आंसर बता दीजिए। सेल्फ असेसमेंट है आपका असेसमेंट एज लर्निंग। एज का मतलब ही है यहां सेल्फ, ठीक। ऑफ लर्निंग टीचर करेगा, फॉर लर्निंग में भी टीचर इन्वॉल्व है, लेकिन यहां टीचर इन्वॉल्व नहीं होता, जब जरूरत पड़ेगी तब जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 पर। विच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल होता है आउट ऑफ 10 इतना रेट कर दिया आपने। भाई बिहेवियर में 1 on 10 कितना देना चाहोगे, आपने कहा 7 देंगे, हम 8 देंगे। हम पिज्जा खाने जाते हो वहां भी यही सीन है। तो रेटिंग स्केल में किस चीज का यूज होता है, कौन सी टेक्निक इस्तेमाल में आती है? सिंपल बात है ना, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, फील किया होगा, कैसा डिस्कशन रहा, कैसा पढ़ाया मैंने, कैसा डिस्कशन किया, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, पिज्जा कैसा था, तभी तो बताएंगे कितना रेटिंग देनी है। तो ऑब्जर्वेशन इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 83 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। ईवीएस को पढ़ाने का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? नॉट, देखिए जो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होगा वही, ये तो ठीक है। अवेयरनेस भी होनी चाहिए, एक्सप्लोरेटरी हैंड्स ऑन एक्टिविटी भी करनी है, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं देनी, ये तो ढूंढते ही पकड़ लिया करो ऐसे क्वेश्चन को तो, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84 पर। देखिए एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिए। पिक्चर रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन ईवीएस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर और इंडिकेटर्स ऑफ लर्नर्स कैन बी असेस्ड थ्रू पिक्चर रीडिंग। यानी पिक्चर रीडिंग के थ्रू कौन सी एक चीज को असेस किया जा सकता है। पिक्चर रीडिंग है, कोई पिक्चर दी आपको और पूछा इसके बारे में, क्या है इसमें, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है, आपको क्या समझ आया। कौन सी एक चीज पिक्चर रीडिंग के थ्रू असेस नहीं कर सकते आप, कौन सी एक स्किल, फटाफट से बताओ बहुत तेजी के साथ। एनालिसिस बिल्कुल कर सकता है बच्चा देख करके, एक्सप्रेशन भी करेगा, ऑब्जर्व भी करेगा, बट एक्सपेरिमेंट कैसे करोगे पिक्चर रीडिंग से? तो डी ओनली, ए ऑप्शन सही है। एक्सपेरिमेंट कैसे होगा? पिक्चर देख करके, रीड करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएगा तो तीनों चीजें हो जाएंगी, बट एक्सपेरिमेंट थोड़ी होगा इसमें। ये तो ऑब्जर्वेशन का खेल है, एनालिसिस का खेल है, एक्सप्रेशन का खेल है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 5 क्वेश्चन और हैं अपने पास, फिर बताइएगा आउट ऑफ 60 कितने ठीक हुए। In a hilly area, it was observed that the people have built their houses using stones, mud, lime and wood. These houses have 2 floors, जहां पे ग्राउंड फ्लोर पे एनिमल्स को रखा जाता है और कुछ स्टोर रूम का यूज लिया जाता है, और फर्स्ट फ्लोर पे लोग खुद रहते हैं। बताइए, रूफ्स जो हैं वो फ्लैट हैं, फ्लैट रूफ्स हैं जो थिक ट्री ट्रंक्स की बनाई गई हैं। कौन सी जगह है ये? जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख याद आया होगा आपको इससे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रैक्टिसेस फॉलोड अंडर झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग पे भी 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, एनसीईआरटी में गिवन है झूम फार्मिंग। झूम फार्मिंग होता क्या है? बेसिकली एक खेती की जाती है और वहां पे उसको कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जब तक कि उसमें कुछ वीड्स वगैरह ना उगाएं। बताओ एक बार, फिर से समझाओ। 84 रेजॉल कह रहे हैं, अभी समझा दूंगी। 84 और 77 मैंने याद रख लिया है, फटाफट से आंसर करो। आफ्टर ऑब्टेनिंग वन सेट ऑफ क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज फॉर सम ईयर्स। बिल्कुल, एक फसल प्राप्त करने के बाद कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोते उसके अंदर, कुछ भी बीज नहीं छोड़ते हैं। बैम्बू और वीड्स जो हो जाते हैं उनको पुल्ड आउट नहीं किया जाता, पुल्ड आउट नहीं किया जाता, उसमें ऐसे ही घास वगैरह को रहने देते हैं, निकालते नहीं है जड़ें, और ऐसी आग लगा देते हैं ताकि वही फर्टिलाइजर का काम करे। अलग से यूज नहीं करते ऐश को, मतलब राख को। डीपली प्लफ तो बिल्कुल ही नहीं करते, बहुत हल्का हल्का डिग किया जाता है, प्लफ भी नहीं किया जाता, जोता नहीं जाता। आंसर सिर्फ ओनली ए है, क्योंकि यही बात सही है। 84 में किसी को डाउट था? चलो यार 84 ही बता देती हूँ, पास में फिर पीछे रह जाएगा। पिक्चर रीडिंग, इसमें क्या दिक्कत है? अभी समझाऊंगी, थोड़ी देर रुक के समझाऊंगी, आसान सा क्वेश्चन है। 87 पे चलते हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, जिनको सोना होगा फिर वो सो जाएंगे, फिर हम समझेंगे जहां जहां डाउट है। बॉइल्ड टैपियोका विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज अ प्रेफर्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ। यानी बॉइल्ड टैपियोका मतलब नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका मतलब साबूदाना। कहां खाया जाएगा? सिंपल है, केरला। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी, कोई दर्द? बिल्कुल।
एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सब कुछ, अगर किसी को ये हो कि कहां से आ रहे हैं ये आंसर। इट इज बिलीव्ड दैट द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन। भाई वो एनिमल जो रात को जगे रहते हैं वो कैसे देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, किस कलर में। तो ये बात आप याद रखिएगा, जो एनिमल्स रात को जगते हैं वो चीजों को सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, चाहे वो आउल हो यानी उल्लू हो, इनको कलरफुल दुनिया नहीं दिखाई देती, इनको ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई देता है जो भी रात को जगते हैं एनिमल्स। ठीक, जो दिन में जगते हैं उनको थोड़े थोड़े कलर्स देख सकते हैं वो। 89 क्वेश्चन देखिए अर्थवॉर्म के बारे में है, यानी केंचुए के बारे में है। खुद से पढ़िए और जवाब दीजिए। अच्छी मेहनत है, आज काफी इसमें एफर्ट लग रहा होगा। बताओ कौन सी बात सही है। डेड लीव्स को खा जाते हैं, ठीक है, जो ड्रॉपिंग्स होती हैं उनकी वो फर्टिलाइज कर देती हैं सॉइल को। वीड्स को नहीं खा सकते यार, ये वीड्स को नहीं खा सकते, इतने बड़े नहीं होते ना वो केंचुए। अर्थवॉर्म सॉफ्टन कर देते हैं सॉइल को, ये बात भी सही है, सॉफ्ट कर देते हैं टनल बना करके। तो ए सी डी सही है, यानी सी डी ए सही है, सी ऑप्शन सही है, बी गलत है। वो डायरेक्ट नहीं खा सकते वीड्स को जो उग जाती हैं, बल्कि वो डेड लीव्स जो होती हैं बिल्कुल गली सड़ी उनको खाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज आप समझते हैं, ब्रॉन्ज कांसा जिसको हम कहते हैं, मूर्तियां बनती हैं इसकी। टू मेक मैनी थिंग्स सिंस 1000 ऑफ ईयर्स। जो लोग हैं ट्राइबल, जो कहां रहते हैं, आदिवासी लोग हजारों साल से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है, बताइए एक बार। पढ़ाई पे ध्यान दे लो। चलो आते हैं फटाफट से। आंसर है इसका, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। अब ये थोड़ा साइंस वाला क्वेश्चन हो गया, कॉपर और टिन का मिश्रण है। आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस आज आपके कितने ठीक हो पाए ये देखिए, और कुछ तो आपका रिवीजन भी हुआ होगा, ये बात भी पक्की है।